नमस्ते बच्चों। जैसा कि हम लोग पिछले पाठ में तत्सम और तद्भव पढ़ चुके, ये हमारा व्याकरण का ये पाठ है जो हम लोग पाठ 2 के अभ्यास में पढ़ रहे हैं। ये तत्सम तद्भव हम लोगों ने पढ़ लिया। अब हम लोग शुरू करेंगे विराम चिन्ह। यहाँ तुम लोग देखोगे कि कई तरह के विराम चिन्ह दिए हुए हैं जो हम वाक्यों को लिखते समय, भाषा को बोलते समय प्रयोग में लाते हैं। लेकिन इन विराम चिन्ह को कहाँ प्रयोग किया जाता है या इनका क्या नाम है, वो हम लोगों को पहले समझना ज़्यादा ज़रूरी है। ये चिन्ह भी याद रखेंगे, इनका नाम भी याद रखेंगे। तो ये चिन्ह जो दिया हुआ है ये तुम्हारा योजक चिन्ह है, ठीक है। ये चिन्ह तुम्हारा अल्प विराम, ठीक है। ये अल्प विराम है, ये योजक नहीं है, सॉरी योजक नहीं है, योजक इससे छोटा होता है। ये तुम्हारा अर्ध विराम कहा जाएगा, ठीक है। अर्ध विराम यानी वाक्य लिखकर जब हम एक छोटा सा, अच्छा यहीं पे देखोगे, यहाँ विराम चिन्हों यहाँ बीच में दिया हुआ है ना, इसे योजक कहते हैं। ये योजक नहीं है, ये है अर्ध विराम। जहाँ कोई वाक्य पढ़ के हम लोग एक रेखा खींचते हैं थोड़ी देर के लिए, अर्ध विराम लेते हैं। इसमें बहुत सारे विराम चिन्ह दिए हुए हैं। ये तुम्हारा दोहरे उद्धरण है। ये अल्प विराम था, ये दोहरे उद्धरण, ये प्रश्न सूचक, ठीक है। जब हम किसी प्रश्न को पूछते हैं, ये पूर्ण विराम है जब हम वाक्यों को पूर्ण करते हैं। ये एकल उद्धरण है, ये तुम्हारा अर्ध विराम, ठीक है। ये योजक चिन्ह और ये विस्मय आदि बोधक। क्लियर है बच्चों? चलिए आगे हम लोग देखते हैं यहाँ कहाँ कौन सा विराम चिन्ह आएगा। नीचे दिए गए वाक्यों में प्रयुक्त विराम चिन्हों को पहचानिए और उनके नाम लिखिए। अब यहाँ देखो कितना आसान बताया हुआ है उदाहरण। तुम लोग अच्छी तरह से विराम चिन्ह समझ सकते हो। हमने जीवन में कई पड़ोस बदले हैं। अब ये जो चिन्ह है ये कौन सा चिन्ह है, इसमें क्या विराम चिन्ह है, तो विराम चिन्ह वाले कॉलम में विराम चिन्ह लिखेंगे। ये कौन सा विराम चिन्ह है, तो ये पूर्ण विराम है, ठीक है। दूसरा है, हमें पता है कि केबल टीवी नई पीढ़ी के लिए कितना नुकसानदेह है। ये नाम को यहाँ घेरा है और ये एकल उद्धरण होते हैं जो विशेषतः नाम के लिए ही होते हैं। यहाँ विराम चिन्ह एकल उद्धरण और यहाँ लिखा एकल उद्धरण, और ये साथ में पूर्ण विराम है ही। हालांकि यहाँ हम लोग एकल उद्धरण की ही बात करेंगे, लेकिन ठीक है ये पूर्ण विराम है। आगे देखो इसमें कौन कौन सा विराम चिन्ह आता है। हम एक ही सवाल दागते, अल्प विराम, आज भाभी जी का क्या हाल है। यहाँ प्रश्न सूचक और दोहरे उद्धरण। ये जो वाक्य हम लोग बोलते हैं ना, किसी की कही हुई बात को हम लोग जो ज्यों का त्यों रखते हैं, वो दोहरे उद्धरण में आता है ये बात, ठीक है। इस तरह की कई बातें तुम देखोगे तो उसको जो किसी के द्वारा कही हुई होती है, जैसे बोलेंगे दादाजी ने कहा, तो कहा के बाद अल्प विराम हो जाएगा और उनकी कही हुई बातों को हम दोहरे उद्धरण में डालेंगे, ठीक है। तो यहाँ है तुम्हारा दोहरा उद्धरण, अल्प विराम और प्रश्न सूचक, ठीक है। आंटी आंटी, मम्मी ने आपकी साड़ियाँ प्रेस करवा कर भेजी हैं। ये कोई बच्चा बोल रहा है, तो कोई बोल रहा है इसलिए यहीं से दोहरा उद्धरण शुरू हो गया है,
क्योंकि ये भी उसकी कही हुई बातें हैं जो हमने जो कि त्यों यहाँ लिखी है। आंटी आंटी मम्मी ने आपकी साड़ियाँ प्रेस करवा कर भेजी हैं। तो आंटी के बाद अल्प विराम है, फिर आंटी के बाद विस्मयादि बोधक है। तो विस्मयादि बोधक जो है ना वो संबोधन में भी आता है, और आश्चर्य वाला जो वाक्य रहता है उसमें भी आता है। मम्मी ने आपकी साड़ियाँ प्रेस करवा कर भेजी हैं, यहाँ दोहरे उदाहरण भी है, अल्प विराम भी है, विस्मयादि बोधक भी है, पूर्ण विराम भी है। ठीक है, सभी को लिखकर उसका नाम लिखना है। अब यहाँ देखो, इसे कोष्टक कहते हैं। कोष्टक जो मैं यहाँ लिखा हुआ है और उसको अलग से समझाने के लिए हम कोष्टक में यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, इसे कोष्टक कहेंगे। पंडित जी के नाम से हम लोग जान रहे हैं, लेकिन पंडित जी को और समझाने के लिए हम लोगों ने यहाँ लिखा जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। अब यहाँ कुछ वाक्य दिए गए हैं, इसको मैं गृह कार्य में दूंगी, तो इसे तुम लोग बनाओगे। हमारे पड़ोसी बहुत अच्छे हैं, पूर्ण विराम। मैं चिल्लाया, यहाँ अल्प विराम। मैंने कहा था कि कही हुई बातों को यह कूड़ा किसने फेंका है। आज मैंने प्रेमचंद की बड़े भाई साहब, ये वाक्य गलत है कुछ, प्रेमचंद के बड़े भाई साहब की कहानी पढ़ी। बच्चों क्या कर रहे हो, कचरा इधर उधर मत फेंको। अरे बाप रे, इतना बड़ा हाथी। ठीक है, अब यहाँ गद्यांश को, अब ये तुम्हारा आ गया अपठित गद्यांश। अपठित गद्यांश में यहाँ गद्यांश पढ़ना है और उससे रिलेटेड यहाँ प्रश्न लिखना है। जैसे मैं एक बार पढ़ रही हूँ। रीनू ने सबसे कह दिया कि रेवा की मम्मी ने रेवा के जन्मदिन पर बुलाया है। दूसरे दिन 1 अप्रैल थी। सुबह से रीनू के मन में शाम का नज़ारा देखने की बेचैनी थी, जब सब अपने अपने उपहार लेकर जाएंगे और रेवा हैरान होकर सबका मुंह ताकती रह जाएगी। वह और उसकी मम्मी परेशान सी कहेंगी, हमने तो किसी को नहीं बुलाया, किसी का जन्मदिन भी नहीं है, फिर सब उपहार लेकर क्यों आए हैं। उस समय सबके चेहरे देखने लायक होंगे। सारा दिन स्कूल में उसका मन नहीं लगा, लेकिन एक बात सबसे मुश्किल थी, वह यह कि रीनू ही तो सबका अप्रैल फूल बना रही थी। बिना गए सबके खिसियाने चेहरे कैसे देखेगी, इसीलिए उसे तो जाना ही होगा। वह भी एक डिब्बे में कागज़ भरकर उसे सजाकर रेवा के घर गई। उसके घर पहुंची तो देखा सब खा पी रहे थे। रेवा ने उसे देखा तो खींचकर अंदर ले गई। सचमुच रेवा का जन्मदिन था। उसे और सबको बुद्धू बनाने के चक्कर में रीनू का ही अप्रैल फूल बन गया। ये कहानी समझ गए ना। अब ये हो गए तुम्हारे अपठित गद्यांश, जो तुम्हारे पाठ के नहीं हैं, अलग से दिए गए हैं। अब इन गद्यांशों को पढ़ के तुम्हें प्रश्न उत्तर करना है। रीनू ने सबसे क्या कहा था? रीनू ने क्या कहा था कि रेवा का जन्मदिन है। रीनू कौन सा नज़ारा देखना चाहती थी? यही कि जब सभी लोग उपहार लेकर आएंगे तो रेवा सबका मुंह देखेगी, क्योंकि उसका तो जन्मदिन है ही नहीं। स्कूल में रीनू क्या सोच रही थी कि सभी जब रेवा के घर जाएंगे तो रेवा को कैसा लगेगा। रेवा के घर पहुंचकर रीनू ने क्या देखा? रेवा के घर पहुंचकर रीनू ने देखा था कि सचमुच रेवा का जन्मदिन है। रीनू क्या चाहती थी और क्या हुआ? रीनू सबको अप्रैल फूल बनाना चाहती थी, लेकिन उसी का अप्रैल फूल बन गया। तो ये तुम लोगों को इसमें लिखना है। वीडियो देखोगे और अच्छे से इसको लिखोगे। अब
यहाँ अभी हम लोगों ने जो विराम चिन्ह पढ़ा, अब यहाँ निम्नलिखित अनुच्छेद में उचित विराम चिन्हों का प्रयोग कीजिए। इसको भी अच्छे से पढ़ोगे और विराम चिन्ह जहाँ नहीं है वहाँ विराम चिन्ह इसमें लगाना है। अब आगे आते हैं, आओ दोहराएं। आओ दोहराएं का मतलब है कि ये सब हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं। इसमें अनुस्वार लगाना है, सभी में अनुस्वार लगाना है। कहाँ अनुस्वार लगेगा ये अच्छी तरीके से देखना। र का रूप भी हम लोग पढ़ चुके हैं, तो इसमें प्रभाव, ग्राहक, भ्रष्ट, आश्चर्य, केंद्र, कर्मचारी, निर्दयी, प्रसाद, ये सारा तुम लोग होमवर्क में बनाओगे। सबसे ज़रूरी बात, नुक्ता। अनुस्वार वर्ण के ऊपर लगता है और नुक्ता वर्ण के नीचे लगता है। जैसे रोज़, रोज़ में ज में लगेगा। गरज, गरज में ज में लगेगा। टेलीफोन फ में लगेगा। लिफाफा फ में लगेगा। जीनत ज में लगेगा। नाज ज में लगेगा। ये ध्यान रखना, अनुस्वार ऊपर वर्ण के ऊपर और नुक्ता वर्ण के नीचे। ठीक है बच्चों, इतना पढ़िए आप लोग, अच्छे से दोहराइए। फिर आगे हम लोग मिलते हैं दूसरे पाठ के साथ। बाय बाय।